मेरा बेटा मेरे लिए एक नौकरानी लाया जो बहुत कम उम्र थी। वो हर वक्त खुद को एक बड़ी सी चादर में ढांपे रखती, मगर काम बहुत अच्छा करती थी। जब मेरी कमर में दर्द उठता तो वो मुलाजिमा मेरी इतनी अच्छी मालिश करती कि मुझे सुकून मिल जाता था। एक रात मेरा बेटा बोला, अम्मा आपको सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाना है, बहुत दिनों से आप अस्पताल नहीं गई। तब मैंने बेटे को बताया, तेरी लाई हुई नौकरानी हर रात मेरी कमर की मालिश करके सोती है, जिससे मुझे बहुत आराम है। ये सुनकर बेटे का रंग फक हो गया और वो भागता हुआ नौकरानी के पास गया और उसे घसीट कर लाया तो मेरी जान निकल गई। ये देखकर कि वो तो मेरा नाम उज़्मा गेलानी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 जवान बेटों की माँ भी हूँ। मेरा ताल्लुक सरगोदा से है और मेरे शौहर का गुजरात से। लेकिन शादी के बाद हम दोनों ही लाहौर आ गए थे क्योंकि मेरे शौहर की नौकरी वहां हो गई थी। हमारे बस 2 ही बेटे थे जिनकी परवरिश हमने बड़े नाजो नेम से की थी। मेरे शौहर का प्लान था कि अपने दोनों बेटों को बाहर के मुल्क में सेट करवा देगा, मगर बड़ा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे बगैर नहीं रह सकता था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। और रह गया छोटा बेटा तो वो वैसे ही मन मौजी था, अपनी मर्जी करने वाला, इसलिए मेरे शौहर चले गए। शौहर ने कारोबार के सिलसिले में जाना था और उनका जाना ज़रूरी था। मैं और मेरा बड़ा बेटा घर पर ही रहते थे और छोटा आवारागर्दी करता रहता था। बड़ा बेटा घर से रोज़ यूनिवर्सिटी चला जाता था और शाम में अपने लिए कारोबार सेट करने की कोशिश करने लगा। मुझे कहता था कि मामा, जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल होगी बाबा ने मुझे बाहर बुला लेना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले ही यहाँ छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूँ ताकि मैं आपसे दूर ना जा सकूँ। मैं अपने बेटे की फर्मा बरदारी और खुद से मोहब्बत देख देख कर खुश होती रहती थी। उन्हीं दिनों घर में अजीब सी फिजा हो गई। बड़ा बेटा छोटे को समझाता तो वो आगे से लड़ना शुरू कर देता। उसे शुरू से ही ये लगता था कि मैं बड़े बेटे को उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए वो उससे जलन महसूस करता था। आए रोज़ के झगड़ों से तंग आकर एक दिन मैंने उस पर हाथ उठा दिया तो वो मुझसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चला गया। 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और वैसे भी मैंने शुरू से ही घर के सारे काम खुद किए थे और कोई काम वाली नहीं रखी थी। मगर जब बेटा काम के सिलसिले में ज़्यादा मसरूफ़ हो गया तो कहने लगा कि मामा आप घर में एक मुलाजिमा रख लो। मैं हंसकर टाल देती कि अभी इतनी भी मेरी उम्र नहीं हुई है कि घर के काम ना कर सकूं। मुझे लगता था कि मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। मगर एक दिन किचन में पैर फिसल गया तो मैं गिर गई। कमर में चोट आई थी और मैं घर के काम करने से कासिर हो गई थी। मैं बिस्तर की होकर रह गई। मेरे बेटे को मेरी बहुत फिक्र थी। एक दिन वो मेरे लिए एक नौकरानी लाया जिसने बड़ी सी चादर में खुद को ढांप कर रखा हुआ था। देखने की कोशिश की लेकिन इसके बावजूद उसका चेहरा ना नजर आ सका। अपने हुलिये और जिसामत से वो बहुत कम उम्र लग रही थी। मेरा बेटा कहने लगा, अम्मा ये मुलाजिमा मेरे दोस्त के घर भी काम करती है, उसी ने मेरे कहने पर इसको यहाँ भेज दिया है, ये आज से घर के सारे काम संभाल लेगी। मैंने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा किया तुमने इसे लाकर, मैं भी सोच रही थी कि कोई काम वाली रख लूं। मेरा बेटा कहने लगा, अम्मा आपने कोई अपना पर्सनल काम इससे नहीं लेना, ये नौकर लोग सर पर चढ़ जाते हैं। मैं आपके सारे काम खुद कर लिया करूँगा और आपको अस्पताल भी चेकअप के लिए ले जाया करूँगा, बल्कि आपके लिए एक नर्स भी मैंने हायर कर ली है जो आपको वर्जिश करवाने आया करेगी। मैं तो अपने बेटे की इस मोहब्बत पर निहाल ही हो गई। कितनी फिक्र थी उसे मेरी। जितना मेरा बड़ा बेटा मेरी फिक्र करता था, छोटे बेटे को उतनी फिक्र नहीं थी, बल्कि बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जब भी उसे फ़ोन करती उसका नंबर मसरूफ़ ही जाता था। कभी कभार उसके रवैये से मेरा दिल कट कर रह जाता था। ऐसे में बड़ा बेटा आदिल मुझे समझाता कि वो तो शुरू दिन से ही खुदगर्ज है, आप उसकी फ़िक्र ना किया करें, अपनी सेहत पर तवज्जो दिया करें। नई नौकरानी के आने से घर में जैसे रौनक सी आ गई थी। वो बहुत फुर्तीली थी, भाग भाग कर हर काम करती थी। मेरे बेटे ने मेरे लिए एक नर्स का इंतज़ाम किया था जो रोज़ मुझे वर्जिश करवाने आती थी। एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द था, उस दिन नर्स नहीं आई। मैंने बेटे को फ़ोन करके बुलाना चाहा मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। तकलीफ़ के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुलाजिमा कमरे में चाय देने आई तो मेरी हालत देखकर कहने लगी, मैं आपकी कमर की मालिश कर देती हूँ।
उसने इतनी अच्छी मालिश की कि मुझे बहुत सुकून मिला और बड़े ही अरसे बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोई थी। उस नर्स के आने से मेरी सेहत पर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन जैसे ही खादमा ने मुझे मालिश की मेरी तबीयत एकदम हशाश बशाश हो गई। मालिश करने के बाद वो कहने लगी, मालिकन, अपने बेटे को हरगिज़ ना बताइएगा कि मैं आपकी मालिश कर रही हूँ, वरना वो गुस्सा होंगे। मेरे बेटे को वैसे भी आजकल घर आने का वक्त कम ही मिल रहा था। वो अपने बिजनेस को वक्त दे रहा था, लेकिन चूंकि उसने भी मुलाजिमा से ज़ाती काम लेने से मना किया था, इसलिए मैंने उसे ना बताया। अब जब भी मुझे कमर में दर्द होता वो मुलाजिमा नूरी भाग कर आती और मेरी मालिश कर देती, बल्कि अब तो वो खुद ही रोज़ मेरे कहे बगैर मेरे कमरे में आती और मेरी ऐसी मालिश करती कि मुझे सुकून आ जाता। अब तो मुझे अस्पताल और दवाइयाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं रही थी। इसी तरह से बड़ी अच्छी रूटीन चल रही थी और मैं तेज़ी से ठीक हो रही थी, और ये सारा कमाल उस मुलाजिमा नूरी की मालिश करने का था। बड़े दिनों से बड़ा बेटा घर नहीं आया था और मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही थी कि उस दिन छोटा बेटा मिलने चला आया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मेरा हाल चाल बड़े अच्छे तरीके से पूछा। जाते हुए कहने लगा कि भैया को मत बताइएगा कि मैं मिलने आया हूँ। मैंने हैरानी से देखा, मगर क्यों? वो कहने लगा, अभी वजह नहीं बता सकता, मगर आप वादा करें कि आप उसको नहीं बताएंगी। पता नहीं उन दोनों भाइयों के दरमियान क्या मसला चल रहा था कि बड़ा बेटा भी उससे बात छुपाने को कहता और वो भी। ऐसा लग रहा था जैसे एक खामोश सी जंग चल रही है दोनों के बीच। 2 दिन बाद बड़ा बेटा घर आया तो उस वक्त नूरी मेरी मालिश कर रही थी। उसने अचानक कमरे का दरवाज़ा खोला तो नूरी को देखकर चौंक गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि मेरे मुंह से निकलता कि मेरी मालिश कर रही है, वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, साहब जी कुछ नहीं कर रही थी, मैं बेगम साहिबा को कमर पर खारिश हो रही थी तो खुजा रही थी। मैंने महसूस किया कि नूरी की बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। कहने लगा कि शुक्र है, मैं तो डर ही गया था कि कहीं इससे आप अपनी मालिश ही ना करवाती हो। मैंने कहा, बेटा आखिर तुम्हें इस लड़की से क्या मसला है? अच्छी खासी कामी बच्ची है, हर काम भाग भाग कर और वक्त पर कर लेती है, और वो एक नर्स है, कामचोर। एक दिन आती है तो 2 दिन छुट्टी करती है। उसे रहने दो, अब ना बुलाना। वो कहने लगा, अम्मा मुझे इस मुलाजिमा से भला क्या मसला होना है? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि मुलाजिमा इतनी अच्छी वर्जिश नहीं करवा सकती जितनी कि एक ट्रेंड नर्स। ये ना हो आप इस मुलाजिमा से मालिश वगैरह या वर्जिश करवाएं और तजर्बे के बगैर वो आपका कोई मोहरा हिला दे। मैं बेटे की इस फिक्र पर मुस्कुरा दी। मैं अभी थोड़ा सा ठीक हुई थी और मैं चाहती थी कि एक बार मुकम्मल ठीक हो जाऊं तो ही बेटे को सरप्राइज दूं। कुछ दिनों में ही मैं चलने फिरने लग गई थी। नूरी रोज रात को पूरा 1 घंटा मेरी मालिश करती और वर्जिश भी करवाती थी। बस मुझे एक तजस्सुस था कि वो हर वक्त अपना चेहरा क्यों छुपाए रखती है, उसके चेहरे को आखिर ऐसा क्या हुआ है। एक दिन तो मैंने पूछ लिया कि नूरी, पर्दा तो गैर मर्दों से किया जाता है, तुम मेरे सामने तो अपना नकाब खोल सकती हो। वो घबरा गई और कहने लगी, मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है बेगम साहिबा, आप देख नहीं पाएंगी। उसकी बात से मैंने अंदाजा लगाया कि बेचारी के साथ जरूर कोई हादसा पेश आ गया होगा और चेहरा जल गया होगा। उस दिन के बाद से मैंने उसे चेहरा दिखाने पर इसरार नहीं किया। अगले दिन मेरा छोटा बेटा मिलने आया। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाते? अब बस कर दो, खत्म कर दो नाराजगी। कहने लगा, अच्छा मैं सोचूंगा। मैं उसे नीचे तक छोड़ने नहीं जा सकती थी तो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई ताकि उसे जाता देख सकूं। जाते हुए उसने रुककर मुलाजिमा से बातचीत की और उसको कोई चीज भी हाथ में पकड़ाई। इतनी दूर से मुझे नजर ना आया कि उसने नूरी को क्या दिया है। उसके जाने के बाद मैंने नूरी को बुलाया और पूछा, मेरा बेटा तुझसे क्या बात कर रहा था और उसने तुझे क्या दिया है? वो कहने लगी, वो मुझे आपका ख्याल रखने का कह रहे थे और जाते हुए कुछ पैसे दिए हैं ताकि मैं दिल से आपकी खिदमत कर सकूं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन ना आया। दिल गवाही दे रहा था कि बात कुछ और है। सारी रात मैं बेचैन होकर सोती रही, मगर फिर खुद को तसल्ली दी कि उसने जो कहा है उसके अलावा भला और क्या बात हो सकती है। बेटे को मेरी फिक्र होगी इसलिए नूरी से ख्याल रखने को कहा होगा। अगले दिन बड़ा बेटा घर आया तो मेरे कमरे में आकर कहने लगा कि मामा आप सुबह तैयार हो जाइएगा, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ।
बड़े दिनों से आपका चेकअप नहीं हुआ था। मैं फिक्रमंद हो रहा था कि न जाने आपकी कमर का दर्द खत्म भी हुआ है या नहीं। मेरे मुंह से अचानक और बेइख्तियार निकला, अरे बेटा, कमर का दर्द तो कब का खत्म हो गया। तेरी लाई हुई नौकरानी मेरी कमर की रोज ऐसी मालिश करती रही है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, उठकर चल फिर सकती हूँ। बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि ये सुनते ही बेटे के चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। कहने लगा, अम्मी ये आपने क्या किया? मैंने आपको मना किया था ना कि ऐसे मुलाजिमों पर भरोसा नहीं करना। मैं अभी पूछता हूँ। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। मैं पछताने लगी कि क्यों बताया उसे, अब बेचारी नूरी की शामत आ जाएगी। मेरा बेटा उसे घसीटते हुए कमरे में लाया और कहने लगा, बताओ किसने तुम्हें यहाँ भेजा है, किसकी साजिश से आई हो? मैंने घबरा कर कहा, बेटा क्या कह रहे हो, किसकी साजिश? कहने लगा, ये तो इसके चेहरे से नकाब हटाकर ही मालूम हो जाएगा कि कौन है ये। मेरे बेटे ने एकदम से उसके चेहरे से नकाब खींचकर उतार दिया। उसका चेहरा देखते ही मेरी जान निकल गई। वो तो मेरा ही खून थी, मेरे भाई की बेटी और मेरी सगी भतीजी निम्रा। मैं उसे देखकर दंग रह गई। तुम यहाँ? मेरा बेटा भी चौंक गया। कहने लगा, अम्मी देखा आपने, आपका भाई ही आपके साथ साजिश कर रहा है। अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया कि जाकर आपको अपाहज कर दे, बदला लेने के लिए। थोड़ा अरसा पहले बहन ने निम्रा का रिश्ता बड़े बेटे के लिए मांगा था, मगर मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं चाहता था। वो रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। खाला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ अब्बू के कहने पर नहीं, उमैर के कहने पर आपका ख्याल रखने आई थी। उसने छोटे बेटे का नाम लिया तो अब तो मैं चौंक गई कि इसे लाया मेरा बड़ा बेटा था नौकरानी के भेस में और भेजा छोटे बेटे ने है। ये क्या चक्कर है? मेरा बड़ा बेटा आदिल भी सुनकर चौंक गया कि उसे उमैर ने भेजा है। कहने लगा, अम्मा अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब आपकी इस प्रॉपर्टी के लिए आपस में मिले हुए हैं जो नाना की तरफ से आपको मिलने वाली है। आपकी बहन और आपका बेटा मिलकर साजिश कर रहे हैं। निम्रा भी गुस्से से उठ खड़ी हुई। कहने लगी, असल साजिश तो आप कर रहे हैं, अपनी माँ को बीमार करना चाहते हैं ताकि उनके हिस्से की सारी दौलत आप हथिया लें। वो दोनों लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। मैंने चिल्ला कर कहा, बस करो तुम दोनों, मेरे कमरे से जाओ, मेरे सर में दर्द होने लग गया है। बेटा कहने लगा, मैं रुक जाता हूँ, आपका सर दबाता हूँ मामा। मगर मैंने उसे भी जाने का कहकर कमरा लॉक कर लिया। किस्सा कुछ यूं था कि हम दो ही बहनें थीं, अब्बा की जायदाद की वारिस। असल में दादा ने पाकिस्तान हिजरत करने के बाद उन्हीं वक्तों में लाहौर में एक प्लॉट ले लिया था, जिसे बाद में वैसे ही छोड़कर सरगोदा चले आए। दादा की भी बस एक ही औलाद थी, मेरे अब्बा। यूं उनकी सारी जायदाद के वारिस अब्बा ही थे। अब्बा ने उस प्लॉट को कई बार बेचने का सोचा, मगर हर बार रुक जाते। हम बहनों की शादियां हो गईं, औलाद जवान हो गई, अम्मा और अब्बा फौत हो गए। उस प्लॉट को भी हम भूल चुके थे। 2 महीने पहले पता चला कि जिस जगह प्लॉट है वहां एक बड़ी कमर्शियल मार्केट बनने वाली है और वो चाहते हैं कि हम अपनी जगह बेच दें। उसकी मालियत शायद 5 करोड़ लगी थी और उसी वक्त हमें पता चला कि दादा ने एक के बजाय 2 प्लॉट्स लिए हुए थे, यानी 10 करोड़ की रकम हमें मिलने वाली थी। हम चूंकि 2 ही बहनें थीं, इसलिए बराबर की रकम हमारे बीच आती। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बीमारी का इस सब से क्या चक्कर है। बड़ा बेटा भी इंतहा का ख्याल रखता था, छोटा भी अगरचे लापरवाही कर जाता था, मगर मैं उसके प्यार पर शक नहीं कर सकती थी। और वैसे भी मेरे हिस्से की रकम तो मेरे दोनों बेटों में बराबर जाती, इसमें भला मेरी बहन का क्या फायदा हो सकता था। मगर फिर निम्रा यहाँ क्यों थी? वो वैसे भी तो मेरी खिदमत करने आ सकती थी, फिर चेहरा ढककर और नौकरानी का भेष बनाकर आने की क्या जरूरत थी? ये सब बातें मुझे उलझा रही थीं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत है और क्या सही। मैंने यही फैसला किया कि मुझे सब कुछ हालात के धारे पर छोड़ देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। मगर अब यह होगा कि मैं खुद से हर चीज और हर बात का मुशाहिदा करूंगी कि क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह ही सुबह बेटा आया और कहने लगा, अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि नौकरानी के भेस में निम्रा होगी। मैंने कहा, अब सब कुछ छोड़ दो, इन बातों का कोई फायदा नहीं। कहने लगा, मैं आपको अस्पताल ले जाने आया हूं, हम जाकर आपका चेकअप करवाते हैं और मालूम करते हैं
کہ कहीं उसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मैं उसके साथ अस्पताल चली गई। मैंने खुद डॉक्टर से सारी बात तफसील से की। उसने कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है, बस कमर दर्द का मसला था। अगर आपकी मालिश ना होती तो मुमकिन है कि आप बिस्तर से लग जाती और फालिज हो जाता। कुछ भी हो सकता था, मगर मालिश ने आपको बचा लिया। फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने के बाद बेटा मुझे टेस्ट करवाने ले गया कि मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ। टेस्ट के लिए खून का सैंपल देकर हम घर आ गए। घर आई तो मैंने देखा कि निम्रा अपना सामान बांध रही है। मैंने उसे कहा, तुम कहीं नहीं जा रही, जब तक सच्चाई का इल्म नहीं हो जाता यहीं रहोगी। रोते हुए पूछने लगी, खाला आप मुझ पर शक कर रही हैं क्या? मैंने कहा, मैं किसी पर शक नहीं कर रही, मगर मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मैंने उसे कहा था कि उमैर को भी यहाँ बुला ले ताकि मैं उससे भी बात कर सकूं। अगले दिन मेरा बेटा आदिल रिपोर्ट्स लेकर आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा, अम्मी देखें इन रिपोर्ट्स को, डॉक्टर ने कहा है कि आपको खाने में कुछ गलत मिलाकर दिया जा रहा है। ये सब इस निम्रा का किया धरा है। उसी पल निम्रा मेरे लिए खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। मेरा बेटा कहने लगा, तुम ही खाना देती हो ना अम्मी को, जरूर तुमने ही कुछ मिलाया होगा खाने में। वो रूहान सी हो गई। कहने लगी, मैं क्यों भला खाला के साथ ऐसा करूंगी? मैं तो खाला का ख्याल रखने आई थी यहाँ। अगर आपको इतना ही शक है तो मैं खुद ये खाना खा लेती हूँ, आप खाला को बाहर से मंगवा दें कुछ। उसने मेरे सामने बैठकर वो खाना खाया। अब तो शक करने वाली कोई बात ही नहीं रह गई थी। मैंने बेटे की तरफ तंजिया निगाहों से देखा तो वो गुस्से से चला गया। मैंने उसी वक्त छोटे बेटे को फोन करके बुलाया। वो आया तो मैंने उससे पूछा, ये सब क्या है, तुम घर पर क्यों नहीं रहते? कहने लगा, भाई ने निकाल दिया है घर से, मैं कैसे आ सकता हूं? मैंने कहा, वो कौन होता है घर से निकालने वाला? ये मेरा घर है, तुम आओ फौरन वापस। वो कुछ कहते कहते रुक गया। कहने लगा, अच्छा छोड़ें सब, आप खाला से मेरे लिए निम्रा का हाथ मांग लें, मैं इसे पसंद करता हूं। मैंने कहा, ठीक है मैं करूंगी बात, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे साथ तुम दोनों भाई मिलकर गेम कर रहे हो। बताओ क्या चक्कर है? क्या ये सब प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है? अगर हाँ तो तुम दोनों जान लो कि मेरे हिस्से की रकम तुम दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगी। फिर ये सब करने की, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? मैं उसे काफी देर समझाती रही। वो हाँ में सर हिलाता रहा और फिर चला गया। अगले दिन मैंने खिड़की से निम्रा को बाहर जाते देखा। मैं भी जल्दी से नीचे आई और उसके पीछे पीछे चलने लगी ताकि देख सकूं कि वो किससे मिलने जा रही है। घर से पैदल थोड़े फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें मेरा बेटा उमैर बैठा हुआ था। वो गाड़ी में बैठ गई। मैंने भी पीछे से आता रिक्शा जल्दी से रोका और उसका पीछा करने का कहा। ये सब क्या हो रहा था? थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रुकी तो देखा, और ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ये तो वही जगह है, हमारे प्लॉट्स वाली। जिस आदमी ने ये जगह खरीदनी थी उससे कुछ बातचीत कर रहे थे वो दोनों। तो क्या ये दोनों? इससे आगे सोचने की मेरी हिम्मत ना हो सकी। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। मैं बुझे दिल से घर वापस आ गई। घर आकर मैं इन्हीं सोचों में खोई हुई थी कि बड़ा बेटा आदिल आ गया। मेरे पांव दबाते हुए कहने लगा, अम्मी आप खाला से बात करें मेरे और निम्रा के रिश्ते के लिए। ये सुनकर मैं दंग रह गई। ये दोनों भाइयों को एकदम से निम्रा क्यों अच्छी लगने लगी थी? मैंने तंज करते हुए पूछा, अब क्या हो गया? तुम्हें तो निम्रा बहुत बुरी लगती थी, एकदम से अच्छी कैसे लगने लगी? मैं बताता हूं। मेरे छोटे बेटे की आवाज आई। वो और निम्रा कमरे में दाखिल हो रहे थे। अम्मी मैं आपको बताता हूं कि भाई को अब निम्रा से क्यों शादी की जल्दी पड़ गई है। बल्कि सिर्फ यही क्यों, मैं आपको शुरू से सारी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तब शुरू होती है जब भाई ने यूनिवर्सिटी में गलत सोहबत पाल ली थी। गलत दोस्तियां और गलत और गैर कानूनी काम। ये जो बहाना होता था पढ़ाई का, जिसके बहाने ये घर से बाहर रहता था, इसलिए कि इसका चक्कर एक लड़की से चल रहा था जो इसे पागल बना रही थी और दोनों हाथों से लूट रही थी। जब खाला ने निम्रा का रिश्ता भेजा तो इसने इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि इसका अफेयर किसी और लड़की से चल रहा था। मुझे इस बारे में पता चला तो ये मुझसे भी झगड़ने लगा। उस लड़की की फरमाइश थी कि तुम्हारे नाम तो कुछ नहीं, अगर मुझे चाहते हो तो तुम्हारे नाम कम से कम घर तो हो।
इसने कागजात तैयार करवा कर बहाने से आपसे साइन करवा कर ये घर अपने नाम करवा लिया है। कारोबार करने के बहाने ये सारा सारा दिन और सारी सारी रात उस लड़की के साथ घूमता फिरता था। इसने मुझे घर के कागजात दिखाकर कहा कि मैं मालिक हूं, अब तुम यहां से जा सकते हो। मैं आपको बताकर दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। फिर बात चली प्रॉपर्टी की। इसी दौरान आप गिर गई और बिस्तर पर आ गई, तो इसने प्लान बनाया कि आपको मिलने वाली सारी रकम खुद हथिया लेगा। इसीलिए इसने अपने दोस्त को एक मुलाजिमा का बंदोबस्त करने का कहा, ताकि आपको ये लगे कि आपकी बहुत खिदमत करता है, मगर ये चाहता ही नहीं था कि आप ठीक हो जाएं। इसीलिए इसने सोचा कि मुलाजिमा के जरिए आपको गलत दवा देता रहेगा। मगर जब मुझे खबर हुई तो मैंने निम्रा को उसकी जगह भेस बदलकर यहाँ भेज दिया, ताकि आपका ख्याल रख सके। ये वो सारी दवाइयाँ फेंक देती जो भाई इसे देता था कि अम्मी के खाने में मिला देना, और आपकी मालिश भी करती। उस नर्स को भी इसने बस खाना पूरी के लिए रखा था, ताकि आप ठीक ना हो और फिर से बहाने से सारी रकम खुद ऐंठ सके। मैं और निम्रा एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात इसे पता चल गई। अब जाहिर है निम्रा खाला की इकलौती औलाद है, ये सारी रकम निम्रा को मिलेगी। तो इसने सोचा कि निम्रा से शादी करेगा तो उसके हिस्से की रकम भी इसे मिल जाएगी। इस सारी प्लानिंग के पीछे ये खुद है। दौलत और जायदाद के हिर्स में इसने आपको नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं किया। मैं और निम्रा अभी अभी मार्केट वाले से मिलकर आए हैं और उसे ये कहा है कि फिलहाल हम प्लॉट नहीं बेचना चाहते। मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। जिस बेटे को मैंने सारी उम्र फौकियत दी, उसी ने ये सब किया कि माँ का तकद्दुस ही भूल गया। दौलत के लालच में इतना कैसे गिर सकता था वो। मैंने निम्रा की शादी उमैर से करवा दी और बड़े बेटे को उन लोगों के चुंगल से बचाने के लिए उसके बाप के पास बाहर भिजवा दिया। 3 साल बाद वो घर आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसने सबसे माफ़ी मांगी और घर के कागजात भी मुझे वापस कर दिए। मेरी तरबियत गलत नहीं थी, बस वो रास्ते से भटक गया था। मगर अब मैं खुश थी कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।